तो हेडिंग लगाएंगे हम राइबोसोम को। सबसे पहले हम समझेंगे राइबोसोम क्या होते हैं। तो राइबोसोम अत्यंत गोलाकार कलाविहीन सूक्ष्म कण होते हैं। इनका व्यास लगभग 2.5 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी कि बिंदु की नुमा संरचना होती है राइबोसोम। और राइबोसोम यानी सजीव कोशिकाओं के कोशिकाद्रव्य में पाई जाती है। इसके अलावा एक क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में और जो रफ ईआर होते हैं उस पर भी पाए जाते हैं। हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में कि कहाँ पे क्यों कैसे पाए जाते हैं। तो हम हेडिंग लगाएंगे राइबोसोम को। राइबोसोम एक अत्यंत सूक्ष्म गोलाकार और कलाविहीन कण होते हैं। कलाविहीन का मतलब इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है, यानी झिल्ली विहीन कण होते हैं, इसमें झिल्ली अनुपस्थित होती है। राइबोसोम के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती है। और इनका जो व्यास होता है वो लगभग कितना होता है, 250 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ये इतने छोटे होते हैं कि इनका जो व्यास होता है ना वो भी 250 एंगस्ट्रॉम होता है। 250 एंगस्ट्रॉम मतलब बहुत छोटा आकार का इनका जो व्यास होता है वो 250 एंगस्ट्रॉम होता है। अब राइबोसोम बने क्या होते हैं, ये सवाल उठता है। तो राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। यानी कि राइबोसोम में दो चीजें होती हैं। पहला आरएनए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड है ना। आरएनए और राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बना होता है राइबोसोम। तो राइबोसोम का जो संगठन होता है ना, इसके संगठन में मुख्यतः दो चीजें होती है, आरएनए और प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा होता है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। इसलिए राइबोसोम को आरएनपी कण के नाम से भी जाना जाता है। राइबोसोम को आरएनपी कण भी कहते हैं। और यहीं पे मैं लिख देता हूं कि जो राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम कलाविहीन कण होता है। कौन सा कण होता है, कलाविहीन, यानी कि पूरे कोशिका विज्ञान में एक ऐसा कोशिका जो कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है और इसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती है, उसका नाम होता है राइबोसोम। तो कलाविहीन कण होते हैं ये, है ना। जो राइबोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, कलाविहीन कण होते हैं। अब जो राइबोसोम है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको आरएनपी कण कहते हैं। आरएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कण, है ना। तो आरएनपी कण के नाम से भी राइबोसोम को जाना जाता है। इसके बाद राइबोसोम को सबसे पहले सेम की जड़ों की कोशिकाओं में रॉबिन्सन ने और ब्राउन ने देखा था। यानी कि राइबोसोम की सबसे पहले खोज रॉबिन्सन और ब्राउन ने की थी पादप कोशिका में। पादप, कौन से पादप में, सेम में, है ना। जो सेम का पेड़ होता है ना, सेम का जो शाखीय पेड़ होता है उसकी जड़ों की कोशिकाओं में देखा था सबसे पहले राइबोसोम को। तो यहीं पे पॉइंट वाइज चलेंगे हम। इसकी जो खोज की थी, है ना, यानी कि राइबोसोम को सबसे पहले रॉबिन्सन ने और ब्राउन ने देखा था सेम की जड़ों की सेल्स में, कोशिकाओं में। लेकिन राइबोसोम को पैलेट कण के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि जंतु कोशिका में सबसे पहले पैलेट ने इनको देखा था और पैलेट कण कहा था, है ना। तो राइबोसोम को पैलेट कण के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि जंतु सेल में सर्वप्रथम पैलेट ने देखा था, है ना। पैलेट जो शब्द है ना, ये क्या है, वैज्ञानिक नाम है। तो इन्हीं के नाम पे इसको क्या बोलते हैं, पैलेट कण कहते हैं। तो राइबोसोम को पैलेट कण के नाम से भी जाना जाता है। तो राइबोसोम के दो नाम हो गए, है ना। सबसे पहला तो आरएनपी कण और दूसरा पैलेट कण। पैलेट कण क्यों, क्योंकि जंतु कोशिका में सबसे पहले पैलेट नामक वैज्ञानिक ने इसको देखा था और पैलेट कण नाम दिया था। ये तो होगी इतनी सी बात इसके राइबोसोम के बारे में कि क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, वो काय का बना होता है। इतनी राइबोसोम की बात होगी। अब आगे हम चलेंगे कि राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं। तो राइबोसोम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है 70S राइबोसोम और दूसरा होता है 80S राइबोसोम। अभी हम चलते हैं किसके, राइबोसोम के प्रकार में, है ना। खोज हो गई, नाम हो गई, इसके परिभाषा हो गई। अब चलेंगे हम इसके प्रकार में, राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं।
राइबोसोम होते हैं दो प्रकार के। सबसे पहले होते हैं 70S राइबोसोम। सत्तर एस राइबोसोम को प्रोकैरियोटिक राइबोसोम या इसी को जीवाणु राइबोसोम भी बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, जीवाणु में, है ना। इसके अलावा ये हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, है ना। तो 70 राइबोसोम को प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहते हैं क्योंकि ये जीवाणु कोशिका में नहीं प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, और इसके अलावा ये हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं 70 राइबोसोम। अब देखना हमें ये है कि जो 70 राइबोसोम होता है ना, ये भी अपने आप में दो उप इकाइयों का बना होता है। आकार में छोटा होता है ना। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में मतलब ये इनका जो आकार होता है, आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं आकार में, है ना। अब जो 70 राइबोसोम होता है ये दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, इनकी जो दो सब यूनिट होती हैं। सबसे पहली होती है 30S, इसको बोलते हैं 30S, और दूसरी वाली होती है 50S। यानी कि ए वाली जो सब यूनिट है ये कहलाती है 30S, जो ए वाली सब यूनिट है ये कहलाती है 50S। अब तुम कहोगे कि सर 30S और 50S तो 80S हो गया, तो इसका कोई ऐसा प्लस करके ऐसा कोई लॉजिक नहीं है ना। ये होती हैं, जो 70 राइबोसोम होता है ना, वो दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 30S और दूसरा 50S। जो बड़ी सब यूनिट होती है, बड़ी उप इकाई होती है, वो होती है 50S, और जो छोटी उप इकाई होती है वो होती है 30S। जो बड़ी उप इकाई होती है वो होती है 50S, और छोटी उप इकाई होती है 30S। और ये कहलाता है 70S राइबोसोम। एस क्या है? एस एक इकाई है जिसको स्वेडबर्ग बोलते हैं, अभी हम समझेंगे क्या होता है। इन दोनों उप इकाइयों को यहाँ पे संगठित करके रखते हैं Mg+ है ना। यहाँ पे जो ये जुड़ी है ना दोनों सब इकाइयों में, गोंद का काम करता है Mg+2 यानी यहाँ पे Mg+2 आयन के कारण ये दोनों क्या होते हैं, चिपके रहते हैं Mg+2 आयन के कारण, है ना। तो एक संगठनात्मक महत्व होता है Mg+2 आयन का राइबोसोम के लिए। तो 70S राइबोसोम होता है वो दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, 30S और 50S। 50S बड़ी उप इकाई होती है और 30S छोटी उप इकाई होती है, और ये कहलाता है 70S राइबोसोम। और 70S राइबोसोम को प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहते हैं, यानी कि जीवाणु कोशिका में पाए जाते हैं। इसके अलावा हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। अब जो सेकंड प्रकार है इसका वो है 80S राइबोसोम। राइबोसोम जो 80S राइबोसोम होता है इस 70S की तुलना में आकार में बड़ा होता है। 80S राइबोसोम को यूकैरियोटिक राइबोसोम कहते हैं। और इस 70S की तुलना में आकार में बड़ा भी होता है। इसके अलावा ये रफ ER पर भी चिपके रहते हैं। राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। ये होती है 40S यूनिट, ये होती है 60S, ये होती है 40S यूनिट, ये होती है 60S। यहाँ पे भी हमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं लगाना है कि सर 40 और 60 तो 100S हो जाएगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। जोड़ता 80S राइबोसोम इन दोनों सब यूनिट्स को जो जोड़ने का काम करता है, जो बॉन्ड का काम करता है, वो Mg+2 आयन करता है ना। तो Mg+2 आयन संरचनात्मक रूप से इसमें इसका महत्व होता है Mg+2 आयन का। अब हम ये समझते हैं कि जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम का काम क्या होता है। तो राइबोसोम का जो सबसे बड़ा काम है, यानी सबसे मुख्य काम, वो है प्रोटीन का संश्लेषण करना है। इसलिए राइबोसोम को कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अब जब राइबोसोम देखो mRNA के धागे पर एक साथ पाए जाते हैं, जैसे देखो ये mRNA का धागा है, जब राइबोसोम ऐसे mRNA के धागे पर पाए जाते हैं, जैसे ये क्या mRNA का धागा है और इस पे पाए जाते हैं, ये ऐसे करके क्या राइबोसोम। तो एक माला की समान संरचना नजर आती है हमें, है ना। जैसे कंठी माला जो हम गले में पहनते हैं, कुछ उस प्रकार से दिखती है।
जब mRNA पर बहुत सारे राइबोसोम जुड़े होते हैं तो इसी को पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बोल दिया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है ना, पॉलीसोम, इसी को बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ये क्या है, एक mRNA धागा है, मैसेंजर RNA का धागा है, और ये इस पे क्या जुड़े हैं, ये बहुत सारे राइबोसोम जुड़े हुए हैं। तो जब mRNA के धागे पे बहुत सारे राइबोसोम जुड़े होते हैं तो एक माला की समान संरचना नजर आती है कोशिका द्रव्य में, है ना, और इसी माला की समान संरचना को पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोल देते हैं। पॉली का मतलब बहुत सारी और राइबोसोम का मतलब बहुत सारे राइबोसोम, यानी कि जब mRNA धागे पर एक mRNA धागे पर बहुत अधिक राइबोसोम जुड़े हों तो उसको पॉलीराइबोसोम बोल दिया जाता है। इस संरचना को क्या बोलेंगे, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। तो ये हमें याद रखना है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि जो जब mRNA पर बहुत सारे राइबोसोम जुड़े होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, तो लिखना पड़ता है पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, उसमें जो ऑप्शन होता है उसमें हमको टिक करना पड़ता है। तो इसी को पॉलीसोम बोलते हैं, इसी को पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। इसका महत्व क्या है, इसका महत्व ये है कि ये कोशिका द्रव्य में होता है और प्रोटीन संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड को जोड़ने का काम करता है। तो एमिनो एसिड का जो कोड वर्ड होता है उसको प्रोटीन की सूचना देता है प्रोटीन बनाने के लिए, तो प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। यानी कि मैसेंजर RNA और राइबोसोम को एक साथ क्या बोलते हैं, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। अब हम समझेंगे कि जो राइबोसोम में जो इकाई लगी हुई है S 70S 80S, जैसे हम ऐसे पढ़ते हैं ना 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। ये S क्या है, S क्या बना है ना, इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो S एक इकाई है जिसको स्वेडबर्ग बोलते हैं। स्वेडबर्ग क्या है, ये जो S है ना, S एक स्वेडबर्ग इकाई है। जब कोशिका द्रव को एक विशेष प्रकार के विलयन के साथ लेकर अभिकेंद्रण मशीन में रफ्तार से घुमाया जाता है तो कोशिका के जो कोशिका हैं वो अलग अलग स्तरों पर ठहरते हैं। तो उन अलग अलग स्तरों को स्वेडबर्ग इकाई नाम दिया गया है, जिसके लिए बाद में हम S यूज करते हैं। तो उन्हीं में एक कोशिका राइबोसोम भी था, है ना, तो राइबोसोम में भी जो 70S है वो अलग स्तर पे ठहरा और जो 80S था वो अलग स्तर पे ठहरा। तो उन्हीं को उस इकाई से रिप्रेजेंट कर दिया गया कि 70S या 80S, क्योंकि आकार की तुलना पे राइबोसोम का प्रकार है ना, 70S के जो आकार होता है वो 80S की तुलना में छोटा होता है और 80S का बड़ा होता है। तो S जो है स्वेडबर्ग इकाई कहलाती है, वो अवसादन गुणांक के आधार पर ये दी जाती है। इसी का अवसादन गुणांक कहते हैं, अवसादन या सेडिमेंटेशन कहा जाता है। और राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो इस प्रकार से इतना हमने समझ लिया है राइबोसोम के बारे में। तो स्क्रीनशॉट ले लो और इस लेक्चर को बहुत ध्यान से पढ़ना, राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम पूरे साइटोलॉजी में एकमात्र ऐसा कोशिका है जो झिल्ली रहित होता है, यानी कलाविहीन काम होता है, जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों, है ना। लेकिन हम अलग पढ़ेंगे आगे, जंतु कोशिका में एक ऐसा कोशिका है जिसके चाहे झिल्ली नहीं पाई जाती है, उसमें भी कलाविहीन काम कोशिका होता है, हम पढ़ेंगे आगे।